अमिताभ सर, मोदी जी सरकार बनाने के चक्कर में बहुत सकरे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर योजना का रिव्यू मोदी जी बड़े गुपचुप तरीके से कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अभी 8-10 दिन के भीतर ये 4 से बढ़ा करके 10 कर दिया जाएगा, 10 साल हो जाएगा अग्निवीर। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये जो अग्निवीर वाली बात है, कुल मिलाकर के हम सभी लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं और भी जो बातें हो रही हैं वो ये हम जान रहे हैं कि चूंकि ये सरकार अपने सहयोगी दलों की वजह से ही चल पा रही है और चल हम्म। पाएगी जब तक चलेगी। तो उनका उनकी पॉलिसीज का, उनकी आइडियोलॉजी का कहीं ना कहीं प्रेशर इसके ऊपर भी रहेगा। और जो वो जैसे अग्निवीर का मुद्दा है या जैसे मैंने मुस्लिम आरक्षण की बात कही, सभी लोग जो बात कर रहे हैं तो वो हम्म। सारे इश्यूज हैं, इस सरकार को पिन चुभ होते रहेंगे। तो जो जो नरेंद्र मोदी पूरे चुनाव में जो है तो मुसलमानों के खिलाफ आग इतनी उगलते रहे और जिस तरीके इतनी से बात पिन करते रहे। इतनी पिन चुभेगी तो 56 इंच की छाती का क्या होगा अमिताभ सर? देखिए देखिए 56 इंच की छाती के बारे में तो हम सब लोग ऑलरेडी ये बात कह रहे हैं ना। वो तो सिकुड़ गई है, वो सिकुड़ गई है और आगे हम उसको और सिकुड़ता देखेंगे, उसमें और समझौते। उनमें जैसा आपने खुद ही कहा ना अग्निवीर का, अगर अग्निवीर को वो रोल बैक कर लेते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और इसको कांग्रेस कांग्रेस इसको मतलब अपने लिए एक बहुत बड़ी जीत मानेगी, उसको मानना भी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान प्रचार में कहा था, चुनाव प्रचार के दौरान, कि हम जैसे ही आएंगे तो अग्निवीर योजना को फाड़ करके कूड़े में, डस्टबिन में डाल देंगे। तो जब ये चुनी हुई सरकार, जो कि उनकी नहीं है, जो कि उनकी सरकार नहीं है, वो भी आकर के अगर अगर अग्निवीर को मतलब डस्टबिन में डालने के लिए मजबूर हो जाती है, तो एक तरह से देखा जाएगा तो ये विपक्ष की जीत है, यानी कांग्रेस की जीत, कांग्रेस के एजेंडे की जीत है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और यही बात मैं कह रहा हूँ। और ये बात सारे लोग, हम जितने लोग हैं यहाँ पर, सबने ये बात कही है घुमा फिरा करके कि कुल मिलाकर के ये सरकार जो है उसके लिए अभी ये बहुत टेंटर हुक्स पर सरकार है। ये बहुत नाजुक, बहुत वल्नरेबल दिख रही है। पिछली बार जिस तरीके से मोदी गरज रहे थे, मैं जो उनकी पॉलिसी अभी तक करी है कि मैं ही मैं हूँ, वो मैं की जगह वो हम करने लगे, बीजेपी की जगह एनडीए कहने लगे। तो वो अभी उनको ये सारी बातें अभी और उनको देखेंगे। अभी हमने चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में देखा जिस तरीके से उन्होंने खींच करके चंद्रबाबू नायडू को गले लगाया, वो भी अपने आप में तस्वीरें भी बहुत कुछ कहती हैं। तो वो सब कुछ अभी दिख रहा है और अभी आगे भी ये बॉडी लैंग्वेज आपको बदलती हुई दिखेगी नरेंद्र मोदी की। उसमें बहुत बदलती कुछ हुई ऐसा बॉडी तब्दीली लैंग्वेज तो इनके सहयोगी दलों का भी है। नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, निश्चित तौर उद्धव पर है। सर नहीं पहुंचे। आप आप देखिए नीतीश कुमार को तो छोड़ दीजिए, ओम प्रकाश राजभर अगर ये बयान देते हैं कि साहब बीजेपी ने हरवा दिया, बीजेपी ने हरवा दिया चुनाव, है ना। तो या आप सोचिए कि वहां पर छगन भुजबल अगर ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि साहब हमारी वजह, हमारे अलायंस की वजह से हार गई, तो उत्तर प्रदेश में अपना अपना घर क्यों नहीं देख रहे? उत्तर प्रदेश में तो वो बुरी तरह हारी है। तो जो जो भी इनके सहयोगी, चाहे वो अजित पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो या ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को ये लेके चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये इनके लिए एक बैगेज साबित होंगे। ये बिल्कुल बैगेज साबित होंगे ही होंगे और इनका बैगेज इनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि आपने ही इनको रखा है। आरएसएस की नाराजगी की जो है उसमें एक वजह, जो अभी तक जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो राइटअप्स आ रहे हैं, उसमें ये बात भी कही गई कि भैया आपने ये जो वॉशिंग मशीन बना दिया था अपने आप को, तो जो वॉशिंग मशीन वाला रेफरेंस है वो महाराष्ट्र के लोगों की तरफ है कि भाई आपने अजित पवार को ले लिया, आपने तमाम सारे ऐसे लोगों को ले लिया, अशोक चौहान को ले लिया जिनके ऊपर आप खुद ही आरोप लगाते थे। ऐसे लोगों को आपने ले करके उनको किसी को मंत्री बनाया, किसी को उप मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, किसी को आपने राज्यसभा भेज दिया। तो सबको आप उपकृत करते चल रहे हैं। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डंट कर रहा है। और जो बात मलिक साहब कह रहे थे कि भाई हाँ, आपकी इमेज को तो डंट कर ही रहा है, हमारी इमेज को भी डंट कर रहा है, यानी कि आरएसएस को भी डंट कर रहा है। तो वो आरएसएस बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसकी कि मोदी साहब के चलते उसके दामन पर दाग है। जो हालांकि उसका अपना एजेंडा जो है, वो एजेंडा वो चाहती है कि भाई उसका एजेंडा फुलफिल हो, भारत हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन बीच बीच में वो ये भी कहते हैं साहब मुसलमान भी यही के हैं, सब कुछ है, इनको भी संभाल के रखिए। तो वो जो बात कही जाती है कि ये मतलब कई मुंह से बोलने वाला एक अमिताभ दानव है, सर, या कई मुंह से बोलने वाला एक प्राणी है। हाँ, ये जी, बात वो भी वो राकेश हाँ, पाठक सर भी कई बार कह चुके हैं कि सात वो तो मुंह वाला है, एक विशेष जीव है आरएसएस, जिसको कोई समझ नहीं सकता। वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, लेकिन क्योंकि एक चीज आप तो देख साफ दिख जी, रही है ना कि पटरी तो खा नहीं रही है मोदी जी के साथ। तो बिल्कुल मोदी जी के नहीं साथ नहीं पटरी खा रही नहीं, है। योगी जी को बुलाया पटरी गया नहीं है, खा रही है, क्या संकेत बिल्कुल है? सही बात है। पटरी नहीं खा रही है, अभी तक पटरी खाना, अभी तक जो है उसको अंदर मतलब कालीन के नीचे रखना एक मजबूरी थी, क्योंकि मोदी जो है प्रचंड बहुमत लेकर के आए थे 2019 में भी। तो इसलिए आरएसएस उनके बारे में कुछ कह नहीं पा रहा था। इस बार ऐसा हुआ कि जिसको हम लोग कहावत में कहते हैं ना कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ के है ना, नीचे। आ गया, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। तो जो पहाड़ के नीचे ऊंट आ गया है, तो उसको सब लोग उसकी पीठ पर जो है वो डंडा मारने में लगे हुए हैं, जिसमें आरएसएस भी है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम जो हो हमसे बने हो। मतलब वो जो राजकुमार का डायलॉग था पुरानी फिल्म का कि
हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। तो वो जो है आरएसएस मोदी को बताना चाह रहा है कि तुम हमसे हो, हम तुमसे नहीं हैं। तो ये जो है ये अभी होगा, ये टसल अभी चलेगी और जो मलिक साहब कह रहे थे, वहाँ तक चीज़ें जाएँगी या नहीं जाएँगी, ये अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि मोदी से आरएसएस की पटरी बिल्कुल नहीं खा रही है और ये इस बार जो है वो कहीं न कहीं एक फैसलाकुन नतीजे पर पहुँचने जा रहा है ये झगड़ा। ये कहीं न कहीं जाके आगे ये टर्न लेगा ज़रूर। जी। अमिताभ सर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही थी कि कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही है, तो भाई बीजेपी को भी थोड़ा सांस में सांस आ गई थी कि चलिए ठीक है, महामानव जी बड़े आराम से इटली घूमने चले गए। लेकिन अब महामानव के इटली जाने के बाद ही भूचाल आ गया है। अब जो ये बात कह दी है खड़गे ने कि अल्पमत में है बीजेपी सरकार, कभी भी गिर सकती है, ये कहने के बाद तो सांसें फूल गई है। महामानव को इटली में नींद ही नहीं आ रही है। अमिताभ सर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि खड़गे जी ने जो बयान दिया है वो चूँकि प्रमुख विपक्षी दल हैं, इस नाते उनके तौर पर ये एक रणनीतिक मतलब कहना चाहिए पहल हो भी सकती है और होनी भी चाहिए कि वो ये हाँ। जताएँ कि वो उस सरकार को जिसका कि वो विरोध कर रहे हैं, वो उस सरकार को ये मानते हैं कि अल्पमत की है और कभी भी गिर सकती है। और ख़ास तौर से इन परिस्थितियों में जबकि ये बात सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई है और उसको इस बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर सरकार बनानी पड़ी है और कहीं न कहीं अभी जैसे प्रेम कुमार जी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, तो ऐसे मुद्दे जो है वो सरकार के गले में अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी सुननी पड़ रही है। तो ये एक अपने आप में मजबूरी के तहत बनी हुई सरकार है। तो इस नाते ये खड़गे साहब का के लिए ये ज़रूरी है कि वो और ये लाज़िमी है कि वो इस तरह की बात कहें कि ये सरकार तो अल्पमत में है ताकि सरकार पर एक क्या दबाव बना रहे। कहा जा सकता है कि अब जो है कांग्रेस ऑपरेशन लोटस चलाने के संकेत दे रही है? नहीं, कांग्रेस ने तो ये भी कहा ना, जैसे उस बयान का एक हिस्सा ये भी उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस सरकार गिराना नहीं हाँ, चाहती नहीं क्योंकि कांग्रेस देखिए जनता की निगाह में ये कहीं भी किसी भी तरीके का वो कांग्रेस अपने ऊपर ये इल्जाम नहीं लेना चाहेगी कि उसने जो है एक चलती हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। क्योंकि अभी तक जो क्लीन पॉलिटिक्स की जहां तक बात की जाती है तो राहुल गांधी ने उस क्लीन पॉलिटिक्स को एपिटमाइज किया है, वो उसके एक प्रतीक बनकर के उभरे हैं। तो वो कहीं नहीं, मतलब राहुल गांधी के अगुवाई में कम से कम ये कोई नहीं चाहेगा कि राहुल गांधी जब जीत करके आए और लोकसभा में बैठेंगे तो उनके रहते हुए ये सब चीजें चलें कि भाई कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को ये मालूम है कि इस सरकार में ऐसे उसके साथी हैं जिनसे कि सरकार की नीतिगत मामलों में जो है वो हो सकता है कि असहमति बने और वो असहमतियां आगे चल करके गाढ़ी हो। उन गाढ़ी असहमतियों के चलते कहीं सरकार में ऐसे मतभेद पैदा हो जिससे सरकार को असहजता हो और जो उनके सरकार के साझेदार हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है खुद हाथ खींच ले। हालांकि वो अभी तत्काल ऐसी कोई स्थिति आएगी ऐसा मैं नहीं देखता, लेकिन फिर भी जो बात हम लोग जिस संदर्भ में आज यहाँ बात कर रहे हैं, देखिए जैसे अभी संकेत बहुत गहरे दिख रहे हैं अमिताभ सर। नहीं, संकेत तो है। देखिए आप चूंकि आपने आरएसएस की बात छेड़ी है और वहां से आपका जो आपने कहा शुरुआत में कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, तो जो बड़ा होने वाला है वो बड़ा हमको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आरएसएस जो कि बीजेपी का एक तरीके से पितृ संगठन है, पितृ संगठन मातृ संगठन जो भी कहिए, वहां पितृ संगठन की ज्यादा मात्रा है, तो वो जो है फादर फिगर है। और आरएसएस अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री या जो भी बड़े पदाधिकारी हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जितने भी लोग हुए, वे सब अपने आप को आरएसएस का स्वयं सेवक कहलाना पसंद करते हैं। मोदी भी स्वयं सेवक ही कहते थे अपने आप को और वर्षों तक आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। और उन्होंने जब प्रधान सेवक कहा, अभी जब ये जो चुनाव के बाद का सारा मामला आया और खासतौर से इंद्रेश कुमार और भागवत के बयान है और रतन शारदा का जो लेख आया, ऑर्गेनाइजर में जो लेख आया, रतन शारदा भी आरएसएस के एक आइडियोलॉग हैं और चैनलों पर खूब दिखते हैं, तो उसमें उन्होंने ये बात की कि भाई आप जो भागवत ने बात कही कि भाई आपको जो है कोई काम आप करें तो आपके अंदर ये अहंकार ना हो कि आप काम कर रहे हैं तभी सेवक कहलाते हैं अपने आप को। तो एक तरीके से वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे। जो बात यहाँ राकेश जी ने कही थी वो बात बिल्कुल सही है कि मामला बीजेपी का नहीं है, मामला जो है ये मोदी साहब के अपने अहम के टकराव का, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 साल में अपने आप को आरएसएस से बड़ा बना लिया है, बनाने की कोशिश की है और वो हर जगह हर चीज को ओवर पावर कर रहे हैं। हर सिस्टम को चूंकि उन्होंने तोड़ा है, वो सोचते हैं जैसे बाहर की संस्थाओं को वो तोड़ सकते हैं, अपनी जेब में रख सकते हैं, उसी तरह से उन्होंने आरएसएस को भी अपनी जेब में रखने की कोशिश की है। वहां पर जाकर के मामला गड़बड़ा गया है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए, हम सभी को, दर्शकों को भी आपके मालूम होना चाहिए कि 1925 में बनी हुई आरएसएस जो है अगले साल उसका शताब्दी समारोह है। तो जो 100 साल पूरा होने जा रहा है संगठन को, तो वो ये कतई नहीं चाहेगा कि पब्लिक स्पेस में कहीं ये दिखाई दे कि भाई बॉस कौन है, असली बॉस कौन है। ये 100 साल बाद जो है आरएसएस ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये दिखे जनता को कि साहब मोदी जी ने जो है वो अपनी जो 100 साल पुराने संगठन था जिसने कि मतलब आजादी की लड़ाई से पहले से लेकर के लगातार जो हिंदू जागरण का काम किया और
जिसका अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र पाना है। तो वो जो है वो कहीं न कहीं मोदी साहब की जो टैक्टिक्स हैं या जो उनकी स्ट्रैटेजी या जो उनकी जो एक पर्सनैलिटी कल्ट है, उसके आगे आरएसएस कहीं झुक जा रहा है। तो वो इस नाते ही हो रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, आरएसएस देखिए, एक बात ध्यान रखिए प्रज्ञा, कि जब भी कभी इस तरह का मामला हुआ कि जब कोई पर्सनैलिटी कल्ट कहीं ज्यादा ऊपर के आता है, तो आरएसएस हमेशा एक ब्रेक लगाने की कोशिश करता है। आपको वाजपेयी साहब के दौर का याद दिलाऊं कि सुदर्शन साहब उस समय जो है आरएसएस के सरसंघ चालक थे, और वाजपेयी साहब की, और वो बहुत कट्टर हार्डलाइनर माने जाते थे, बहुत हार्डलाइनर माने जाते थे। उन्होंने वाजपेयी को अकर्मण्य तक कह दिया था, अकर्मण्य, ये उनके शब्द थे। और उस दौर गोविंदाचार्य का एक बहुत बड़ा बयान आया था, मुखौटा कहा था उन्होंने वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी जो कि प्रधानमंत्री थे, इतने लोकप्रिय नेता थे, बहुत मतलब जिनकी देश विदेश में धूम थी। समझिए कि नेहरू के बाद आज मोदी अपने आप को कहते हैं, लेकिन असल में तो देखा जाए तो एक्सेप्टेबिलिटी के टर्म्स में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो विपक्षी दलों के बीच में भी काफी एक्सेप्टेबल थे। मोदी जैसी हालत नहीं थी उनकी, लेकिन उन वाजपेयी को गोविंदाचार्य ने मुखौटा कहा था। तो ये जो स्थिति थी अटल जी, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उनकी जो, आप समझिए कि उनके जो यशवंत सिन्हा जो थे, उनको क्या नाम है कि ये दत्तोपंत ठेंगड़ी वगैरह जो आपके नेता हुआ करते थे, बीएमएस के, भारतीय मजदूर संघ के, और जो स्वदेशी जागरण मंच के नेता हुआ करते थे, वो लगातार उनकी आर्थिक नीतियों की आलोचना करते थे, लगातार उनको अमेरिका परस्त कहते थे, और उनके बारे में उन्होंने ये कहा था कि अपराधी हैं। यशवंत सिन्हा को तो उन्होंने अपराधी तक कह दिया था। तो इस तरह की जो बयानबाजी आज हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम इसलिए उस चीज को देख रहे हैं क्योंकि मोदी ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया, और वो क्योंकि उनका अहम इतना बड़ा हो गया है, ओवरसाइज भी वो हो गया है। अब आगे क्या आरएसएस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं रहने देगी? ये आज देश का सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ऐसा कुछ करेगी कि वो, क्योंकि देखिए ऐसा है, आप भारतीय जनता पार्टी कुछ भी हो, वो उसका पालक बालक है। आरएसएस का पालक बालक है बीजेपी। तो वो अपने ही बच्चे को जो है वो ऐसा नहीं करेगी कि हाँ उसका जो है खिलौना छीन करके उसके हाथ से फेंक दे, लेकिन हाँ उसको डांट रही है, उसको फटकार रही है कि तुम रास्ते पर आ जाओ, तुम तमीज से रहो जरा, मतलब, और तुम ये बुजुर्गों का लिहाज करना, जैसे घर में होता है ना, बच्चों को कहते हैं कि तुम बड़ों का लिहाज करो, किससे कैसे बात करनी ये तुम देखो, और जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, तुम ठीक से पढ़ाई लिखाई करो, रिजल्ट अच्छा लाओ, अपना रिजल्ट अच्छा लाओगे तो तुमको प्यार दुलार मिलेगा, नहीं अच्छा लाओगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। अगर ये डांट फटकार ही है, अगर ये बहुत नॉर्मल ही दिख रहा है कि चलिए अपने बच्चे को प्यार से सब, नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मल नहीं है ये, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है ये, नॉर्मल बिल्कुल नहीं है ये, बिल्कुल ये एकदम अचकचा देने वाली स्थिति है। और मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी भी अंदर ही अंदर इससे रैटल्ड होंगे। देखिए जो बात अभी प्रेम जी ने कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वाकई में, कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की, बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में नेता नहीं चुने गए मोदी ने सीधे एनडीए की बैठक बुला दी। आरएसएस इससे भी नाराज बताया जा रहा है। आरएसएस की नाराजगी का एक कारण ये भी है, जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और इस वजह से जो है लग रहा है कि ये चूंकि सारे सिस्टम को सबवर्ट करते जा रहे हैं, हो सकता है आरएसएस का अपना कोई नॉमिनी हो सकता है कि अगर संसदीय दल की बैठक होती तो गडकरी जी का नाम आ जाता, हो सकता है राजनाथ जी कुछ कह देते, कोई कुछ कह देता, तो वहां पर जाकर के मोदी जी की जो सर्वमान्यता है वो हो सकता है धूलित हो जाती। तो ऐसे में उसको ना करके मोदी और शाह ने ये जो पूरा गेम खेला कि नहीं, सीधे उन्होंने एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुला ली, और वहां पार्टी मुख्यमंत्रियों को भी बुला लिया, तमाम सारे लोगों को बुला लिया जिसका कोई मतलब नहीं था। तो अब वहां ओम प्रकाश राजभर का क्या काम था, वहां पे योगी आदित्यनाथ का क्या काम था। तो ऐसा करके जब किया गया तो वो जो है वो कहीं ना कहीं आरएसएस को लग रहा है कि ये लोग जो हर सिस्टम को स्कटल कर रहे हैं, हर सिस्टम को ये तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो इसलिए जो उनको बार बार कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अपने आप को थोड़ा जामे में रखिए, जिसको हमारी भाषा में कहते हैं कि भाई थोड़ा पजामे में रहो, बाहर मत हो जाओ। तो वो जो चीज है वो एकदम कही जा रही है। और जिस तरीके से मतलब इनके बयान है कि साहब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, नड्डा साहब ने जो कहा, और उसके बाद ये हुआ कि साहब आरएसएस वालों ने हमें हरवा दिया, साथ नहीं दिया। तो ये जो बात बार बार आप देखेंगे, जो आर्टिकल दर आर्टिकल आ रहा है, या ऑर्गेनाइजर ने जो एडिटोरियल लिखा, बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं, तो भाई आपने अपनी मेहनत नहीं की, आपको जो करना था आपने नहीं किया। देखिए नीतीश कुमार जब कह रहे हैं कि भाई जो राम को लाने वाले से जो दावा कर रहे थे उनके अंदर अहंकार आ गया, इससे राम ने उनको नीचे रोक दिया, और जो राम के विरोधी थे उनको ऊपर नहीं दिया। तो ये जो बातें हैं ये सब समझने वाली बातें हैं। भले ही कोई बाद में अपना कोर्स करेक्शन करता रहे, लेकिन कुल मिलाकर के ये एक फियर्स फाइटिंग का मामला है। और ये फियर्स फाइटिंग में मुझे लगता है कि मोदी जो है उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि वो आरएसएस से अभी फिलहाल जिस वल्नरेबल स्थिति में, अगर वो 2019 वाले मोदी होते तो शायद हम मान लेते, लेकिन 2024 वाले मोदी जो है उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को 56 इंच की छाती दिखा करके सब जगह घुमाते फिरें। तो अभी जो है जैसे इटली में हुआ ना कि उनका स्वागत किसी ने किया नहीं वहां जाकर के, वो भारतीय दूतावास के अधिकारी खड़े रहे उनके लिए, वहां मेलोनी उनको लेने नहीं आई, बाद में भले वो मेलोडी टाइप की फोटो खिंचाते रहे,
वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि अभी जो स्थिति है उसमें मोदी जो है ऐसा ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो किसी तरीके से दिखे कि वो कन्फ्रंट करने वाली स्थिति में है। इसलिए अभी तो उनको जो है थोड़ा माइल्ड होकर के थोड़ा अभी अभी हमको देखना, अभी आगे दिखेगा हमको। देखिए जैसे मैं आज का उदाहरण देता हूँ आपको। आज अखबार में एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छपी है। एचडी कुमारस्वामी जो कि स्टील मंत्री हैं और हैवी उद्योग हैवी इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने आज अखबार में उनकी खबर छपी है कि साहब गुजरात में एक अमेरिकी फर्म जो है वो जो है सेमीकंडक्टर्स का एक मतलब यूनिट लगाने जा रही है, जो $2.5 बिलियन की यूनिट लगेगी। और उसमें शर्त यह है कि वो हर एक नौकरी पर जो है उसको कमीशन मिलेगा। हर जो नौकरी देगी वो हर एक, यानी 5,000 रोजगार वहां सृजित होंगे और हर नौकरी पर उसको 3.2 करोड़ का वो जो है कमीशन, उसको सब्सिडी मिलेगी, सॉरी। तो वो जो है उन्होंने कुमारस्वामी ने सवाल उठाया उस पर कि भाई ऐसा अगर हम कर रहे हैं तो लगभग जो जितने का सौदा हुआ है उसका लगभग 70% तो उनको सब्सिडी दिए जा रहे हैं। तो उन्होंने अपने अधिकारियों से पूछा भाई ये क्या मामला है। तो गुजरात में ये सब कुछ जो हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं लोगों को इर्क कर रहा है, जो इनके सहयोगी हैं उनको परेशान कर रहा है। और वो देर सवेर वो बात आएगी, आप देखेंगे कि वो कन्फ्रंटेशन होगा। अभी चूंकि नायडू और नीतीश दोनों इस बात की वजह से चुप है कि भाई सबको अपने अपने राज्य के लिए पैसा चाहिए। नायडू को अपने राज्य के लिए पैसा चाहिए, नीतीश को सोच रहे हैं हमको स्पेशल पैकेज मिल जाएगा तो उसके बाद मुंह फाड़ेंगे, फिर देखेंगे फिर क्या होता है। अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चलेगा कुछ महीने, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती।